आदाब, मैं हूं विशाल आजम। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। इस वक्त पूरे बिहार में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं, बल्कि अपने पूरे शबाब पर हैं। और अब भी इसी बात को लेकर कोशिशें हो रही हैं कि कौन किसका साथ दे और कौन किसका साथ ना दे। लगभग ये तो तय है कि चुनाव से पहले जो इत्तेहाद है उस किस इत्तेहाद में कौन कौन सी पार्टियां रहेंगी, अब ये लगभग फाइनल हो चुका है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर किस तरह से वोटों का जो समीकरण है, जो सियासत होती है वोटों को लेकर, उसे कैसे फाइनल शेप दिया जाए। एक बड़ा वोटरों का हिस्सा जिसे अक़लियती आबादी का वोट कहा जाता है, जो एक बहुत मानीखेज हैसियत रखता है बिहार के इंतखाब में, उसकी तरफ अब सबकी निगाहें हैं कि आखिर ये जो सबसे बड़ी अक़लियत है वो किसके तरफ उसका रुझान होगा। क्या वो सबसे बड़ी अक़लियत एक जमाने के माई समीकरण यानी जो वो फॉर्मूला था उसके तरफ झुकेगी, या फिर वो सबसे बड़ी अक़लियत जो जेडीयू की तरफ, जो जेडीयू का जो इत्तेहाद है एनडीए, उसकी तरफ उसका झुका होगा, या फिर ये कि इस बार जो एक नया अलायंस बना है, पहले भले ही सियासी तौर पर उन्हें एक ऑड पार्टी की तरह से माना जाता था, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इस बार इंतखाबी मैदान में वो बिहार में अकेले नहीं बल्कि कई पार्टियों के साथ इत्तेहाद बनाकर है। और सबसे अहम यह भी है कि उनकी पार्टी का इत्तेहाद में एक ऐसी पार्टी भी है जिसके लीडर नरेंद्र मोदी का जो कैबिनेट है 2014 का, उसके मेंबर रह चुके हैं। तो इस बार जो सियासी जो तबसरा करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि बिहार इंतखाबात में दरअसल इस बार बिहार की आवाम की सूझबूझ का इम्तिहान होने वाला है। कहा ऐसे भी ये जाता है कि बिहार की आवाम खासतौर से सियासी मामलों में बहुत ज्यादा दूरअंदेश होती है। वो न सिर्फ चाल को समझती है बल्कि मोहरों के नजरों और उनके इशारों को भी समझती है। तो जिस तरह से इस बार वोटों को लेकर गोलबंदी हो रही है, सबसे अहम सवाल है कि जो अक़लियत की जो एक बड़ी आबादी है, वो वोटर जो है वो इस बार किस पर इत्तेफाक करेगा। क्या वो FY समीकरण पर जाएगा, क्या वो जेडीयू पर पूरा भरोसा करेगा ये जानते हुए कि जेडीयू इज अ पार्ट ऑफ एनडीए यानी एनडीए का पार्ट है, या फिर ये कि वो पप्पू यादव का जो अपना अलायंस है उसकी तरफ उसका झुकाव होगा, या फिर ये कि असदुद्दीन ओवैसी का जो यूडीएसएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट, जिसमें ओवैसी है, बहुजन समाज पार्टी यानी ममता मायावती की पार्टी भी उसमें है, इसमें RLSP है, उसमें और 2-3 पार्टियां हैं। ये एक अहम सवाल है। एक राय ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं इस बार बहुत बड़े स्केल पर जो है वो वोटों का बिखराव होगा। इन्हीं कई सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान हैं, हम आपको बारी बारी से उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अमित कुमार, तर्जुमान है RLSP के, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। हमारे साथ है डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के तर्जुमान है, और सारिका पासवान तर्जुमान है RJD की, और अफजल अब्बास लीडर है जेडीयू के। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है प्राइम डिबेट में। सबसे पहला सवाल हमारा अफजल अब्बास साहब आपसे है कि क्या इस बार जिस तरह से अब वोटों को लेकर अलग अलग जो कम्युनिटी है, अलग अलग जो आबादी है या समाजी जो एक खेमाबंदी है, क्या इस तरफ अब कोशिशें शुरू हो गई हैं? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के वादे और उनके दावों के साथ पर अमल करते हुए या उस पर भरोसा करते हुए जो अक़लियतों का वोट है वो आपकी तरफ आएगा? अब रावे देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि किधर जाएगा, सवाल इस बात का है कि कौन कितना किसका हमदर्द है। बिहार, बिल्कुल आपने कहा कि बिहार की आवाम बहुत कॉन्शस, बिहार के वोटर बहुत ही कॉन्शस होते हैं। मैं बड़ी आपकी ईमानदारी के से आपके चैनल पे कहना चाहूंगा कि 15 साल बनाम 15 साल का जो नारा नहीं कहा जाएगा, बल्कि हम आपके कि माजी के औरात को पलटने के लिए बिहार की आवाम की निगाहें दौड़ाने के लिए हम कह रहे हैं। 15 साल के दौरान हुकूमत में लालू यादव जी सिर्फ बीजेपी का खौफ दिखा कर मुसलमानों का वोट लेते रहे, इससे कोई इनकार नहीं किया, लेकिन क्या मुसलमानों के लिए ये भी जग जाहिर है। 15 साल में 1.5 साल निकाल दिए, 13-14 साल के आसपास नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एनडीए बीजेपी के साथ रह के बिहार के मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए जितने काम किए, मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल पे कोई डिबेट करना है, डिबेट कर ले हमसे, 1 to 1 कर ले, कि जितना काम माइनॉरिटीज के लिए किया उतना 15 साल लालू यादव की हुकूमत ने नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि बिहार की आवाम, बिहार के बिलखसूस बिहार के मुसलमान इस बात को जानते हैं कि हमारा कौन
कौन हमदर्द है, कौन मुखलिस है, और ये भी बात वाज़ा है। मैं आज आपके चैनल पे अफजल अब्बास साहब, क्या आपको नहीं लगता कि पिछले इंतखाब में भी जेडीयू पर, नीतीश कुमार पर बिहार के अक़लियती वोटरों ने भरोसा किया था? बिल्कुल किया था। आप ये बता 2005 में, मैं बता दूं आपको, 2005 में जब बीजेपी के साथ थे, पहली बार जब सरकार में नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ आए, 2010 में मैं खुद ही ज्वाइन किया था जेडीयू। उस वक्त बीजेपी के साथ, बीजेपी को मुसलमानों ने वोट दिया था, इसलिए कि बिहार के फलाह बहबूद, बिहार की तरक्की, बिहार उन्नति करे, बिहार मकबूल हो, बिहार में बहुत सारे काम जो पेंडिंग पड़े हैं उसको पूरा किया जाए। मैं गवाह हूं, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मुसलमानों ने भाजपा के उम्मीदवार को भी दिया था कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री होना जरूरी है। वही परिस्थिति आज भी, वही हालत आज भी है कि मुसलमान ये देख रहा है। मेरा सवाल अफजल अब्बास साहब, एक छोटा सा सवाल का जवाब चाहूंगा, फिर मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना है। विशाल आजम बोल रहा हूं। अफजल अब्बास साहब, सवाल यह है कि क्या 2015 में नीतीश पर जिस तरह से भरोसा किया गया था, क्या आपकी पार्टी ने, आपके लीडर ने भरोसा तोड़ा नहीं? देखिए, बिल्कुल नहीं तोड़ा, इसलिए कि नीतीश कुमार जी कभी पैसे के लिए राजनीति नहीं किया, धन अर्जित करने के लिए नहीं किया उन्हें। आपको बता दें, आखिर ये फ्रिक्शन पैदा क्यों हुआ यूपीए में, आप उनसे पूछिए क्यों। आगे आरोप पे आरोप लगाते गए। नीतीश कुमार जी ने तो यही कहा था कि तेजस्वी जी आप बिंदुवार तरीके से जो इल्जामात थे उसको वाजा कर दीजिए, लेकिन कहीं तो नहीं किया। हम कोई नीतीश कुमार जी की कभी ये आदत नहीं है कि क्राइम करने वाले की पुष्पनाही की जाए। ठीक है, सारिका पासवान हमारे साथ मौजूद है, आरजेडी की तर्जुमान। सारिका, आपका क्या कहना है इस पर? क्या इस बार के इंतखाबात में अक़लियतों की जो एक बड़ा वोटर का तबका है, क्या वो आरजेडी पर भरोसा कर रहा है? वैजल भाई, मैं बोलना चाहूंगी हमारे जेडीयू के जो अफजल भाई हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि 2015 के जो इलेक्शन में जो लोगों ने जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया और वोट गया, चूंकि वो वोट जो है ना महागठबंधन को गया था, और चूंकि उसमें आरजेडी उस महागठबंधन में एक अंग था, उस पे लोगों ने विश्वास किया था। तो ये जो दम भर रहे हैं ना कि लोगों ने नीतीश कुमार पे विश्वास करके और उनको वोट दिया, नहीं। पहले तो मैं अफजल भाई को अच्छे से बोल दूंगी कि वो पहले ये बात को ये कर ले, इसे दुरुस्त कर दे वापस से, क्योंकि जो 2015 के इलेक्शन में जनता ने, बिहार की जनता ने विशुद्ध रूप से महागठबंधन को वोट दिया था, और महागठबंधन को इसलिए वोट दिया था क्योंकि उसमें आरजेडी थी, और आरजेडी ने हमेशा से इस तबके, इस समाज के लिए सोचा है और बात किया है। ये लाख शिकायत कर ले, लेकिन हमारी आवाम वो जानती है कि अगर कोई हिमायती है उनका तो वो आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव जी हैं और तेजस्वी जी हैं। तो इस बात लेकिन से एक सवाल यहाँ पर सारिका, यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि पिछली बार एक बड़ा एतमाद, बड़ा भरोसा इसलिए भी किया गया कि पिछली बार नीतीश भी साथ में थे अजीम इत्तेहाद के, तो लगा कि शायद दो जो बड़ी पार्टियां हैं बिहार की, दो बड़ी रीजनल पार्टियां एक साथ हैं, और इसलिए आपको बहुत ज्यादा वहां समर्थन भी मिला। अलायंस के बावजूद आरजेडी ने सबसे ज्यादा सीटें लाई, लेकिन इस बार चूंकि रीजनल पार्टियों में से बड़ी पार्टी जेडीयू अजीम इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, तो क्या आपको इस बार भी लग रहा है कि आरजेडी अलायंस को उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी? क्यों मिलेगी कामयाबी? वैजल भाई, यही मैंने बताया कि पिछली बार भी जो जनता ने जिस पार्टी पे भरोसा किया था वो आरजेडी थी, और चूंकि वो आरजेडी महागठबंधन में थी, तो अभी तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हम अगर अभी जिस भी दलों के साथ अलायंस में हैं और लड़ने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता का पूरा समर्थन हमारे साथ ही होने वाला है। इसका खामियाजा जेडीयू को भुगतने वाले हैं। वो आने वाले इलेक्शन में उनको इस बात का एहसास भी हो जाएगा। अभी चाहे वो कितना भी दमखम भर ले वो कि मैंडेट उनको दिया गया था, लेकिन नहीं, हकीकत यही बात है कि बिहार की जनता का एकमात्र विश्वास जो होता है, खास करके मुस्लिम समाज के भाइयों का विश्वास जो होता है, वो सदा से ही आरजेडी पे रहा है। लालू प्रसाद यादव ने हमेशा ही उनके लिए क्या बहनों का नहीं रहा है, का काम किया है, और अभी भी उनका जो विश्वास है उनके उस दल के साथ ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरे भाई बहने सभी की मैं बात कर रही हूँ, मैं पूरे समाज की बात कर रही हूँ। मैं सीधे आप रुख करूंगा डॉक्टर अमित कुमार का। अफजल साहब, मैं आपके पास आता हूँ थोड़ी देर में। डॉक्टर अमित कुमार तर्जुमान है आरएलएसपी के।
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो 2014 की कैबिनेट में जो मरकज में सरकार बनी थी उसमें शामिल थे, वो मंत्री भी थे, वजीर भी थे। लेकिन अभी देखिए 2020 ये सियासत है कि एनडीए से बाहर भी आते हैं, अजीम इत्तेहाद के साथ भी जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर एनडीए में जाने की बात होती है, फिर वहां से निकलते हैं और अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ इत्तेहाद में शामिल है। डॉक्टर अमित कुमार, आपको मेरी अगर आवाज मिल पा रही हो तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या यह सियासी पार्टियों का हक है कि जो वो कह देंगे वही होगा? आरजेडी का कहना है कि वो हमारे साथ है, नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों का कहना है कि अकलियत का वोट हमारे साथ है, तो फिर आप क्यों हैं चुनावी मैदान में? देखिए, ये जो अकलियत अवाम है बिहार की, वो ठगा हुआ महसूस कर रही है। 1990 से लेके 2020 तक पहला जो 15 साल था जो जंगल राज था, और दूसरा जो 15 साल, तो 15 साल पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें मुस्लिम समाज उस समय जहां पे खड़ा था अभी भी वहीं खड़ा है। चाहे शिक्षा हो, साक्षरता हो, स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार में आप देखिए उनका परसेंटेज, जो 2.25 करोड़ मुस्लिम अवाम है बिहार में, तो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और हमारा ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट ने एक सार्थक विकल्प दिया है, लोगों को एक अच्छा विकल्प दिया है, और हम लोग को उम्मीद है कि वो लोग जरूर, उनका मोह भंग हो चुका है वो जो 15 साल पार्ट 1 और 15 साल पार्ट 2 से। अच्छा। और इस बार वो लोग जरूर निर्णय लेगी, और हमारा जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट है वो इस मुस्लिम वोट, हमें अकलियत इस बार जरूर इधर वोट करेगी। और अफजल अब्बास, आपको इसका जवाब देना है। एक छोटा सा रिएक्शन पर ले लेते हैं, फिर मुझे लगता है कि डॉक्टर अजय उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के तर्जुमान। अफजल साहब, एक छोटा सा जवाब। 15 साल का आप डर दिखा दिखा करके और 15 साल का वो आईना दिखा दिखा करके आप 15 साल आपने राज कर लिया, लेकिन अब आरएलएसपी आपके 15 साल को 15 साल पार्ट 2 बता रही है। देखिए, आरएलएसपी क्या कहती है उसे बात नहीं है। मेरे सवाल इस बात का है कि 15 साल का आईना हम भाई क्यों दिखा रहे हैं कि आपने क्या किया था, हमने ये किया है, तो क्या मैं अपने किए हुए कामों की गिनती नहीं कराऊं? क्या मैंने अपनी उपलब्धियां आवाम को नहीं बचाऊं? क्या मैंने 96,000 किलोमीटर रोड नहीं बनाया? उस दौर में सिर्फ एक महीना में 40 मरीज प्राथमिक से हेल्थ सेंटर पर आते थे। अफजल अब्बास साहब, आज सवाल एक खास मौजू पर हो रहा है। क्या आप बता पाएंगे कि 15 साल की हुकूमत में एएमयू की जो शाख खुलनी थी सीमांचल में, उसका क्या हुआ? क्या सीमांचल के उन जिलों में जहां मुसलमानों की आबादी, बड़ी आबादी है, कसम पुर्सी की हालत में है, कितने आपने डिग्री कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेज या अस्पताल बनवा दिए? कितनी आपने वहां फैक्ट्रियां लगवा दी? ये आप गिनाएंगे? मुझे बता, मैं बता रहा आपको ना, आज ये 15 मेडिकल कॉलेज जो खुल रहे हैं बिहार में, आज इंजीनियरिंग कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में खुल रहा है। क्या उसमें अकलियत के ही बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे नहीं पढ़ेंगे, या हिंदू के बच्चे पढ़ेंगे? देखिए, बात उसकी नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो सीमांचल जिसके वोटों पर आप तकिया करते हैं, वहां वो वोटर जहां रहता है, उसके लिए क्या किया आपने? सीमांचल में कितने मेडिकल कॉलेज खुलवाए? हम देखिए, हम और कितने डिग्री कॉलेज खुलवा दिया आपने? नहीं, मैं तो बोलो, आप बताइए ना कौन सा जिला है जहां पे मैक्सिमम हम जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं? हम 9 मेडिकल कॉलेज को बिहार में खोले जा रहे हैं। अब इसे हम सीमित साधनों में कर रहे हैं। आप उसके बावजूद भी हमने 2400 मदरसे को कंसल्ट किया, बच्चे हमारे पढ़ रहे वहां पे। हम मुस्लिम लड़कियों को स्कॉलरशिप दिया, मैंने इंटर पास बच्चियों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। उससे मजहब की कोई तमीज नहीं है कि कोई हिंदू मुस्लिम का हो, मुसलमान का हो। बच्चियों को पोशाक दिया मैंने। हर आज 10 से 12 लाख 15 लाख बच्चियां जो पढ़ के निकल रही हैं, क्या उसमें मुस्लिम की बच्चियां नहीं है, हिंदू की किसी बच्ची है? हमने तो सामूहिक तौर पे, बल्कि सामूहिक क्युमुलेटिव अप्रोच किया, और सब जो इल्जाम आरएलएसपी लगा रही है कि 15 साल पार्ट 1 के बाद 15 साल पार्ट 2 में जो अकलियतों की आबादी है उसकी पोजीशन और खराब हुई है, ये आपकी अभी की हुकूमत थी जिसमें उर्दू को लाजमी करार दिए जाने से हटा दिया गया। क्या ये सही नहीं है? क्या ये सही नहीं है कि उर्दू अब लाजमी सब्जेक्ट नहीं रहेगा? जिन स्कूलों में 40 से कम बच्चे होंगे वहां उर्दू का टीचर नहीं होगा। क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल। आरएलएसपी के नेता से पूछिए कि एचआरडी मिनिस्टर कौन था केंद्र में। अगर ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बिहार बात कर रहे थे, एचआरडी मिनिस्टर कौन था, राज्य मंत्री कौन थे? उपेंद्र कुशवाहा थे। जवाब दीजिए, क्या उन्होंने इसमें एक्शन लिया, नहीं लिया, क्या किया? जवाब दीजिए।
वो HRD मिनिस्टर थे, उन्होंने ये तो सवाल उनसे पूछिए ना, गोवा में ये सवाल उनसे पूछना चाहिए आपको। केंद्रीय विद्यालय खुलवाए, वो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने काफी काम किया गोवा में, औरंगाबाद में खुलवाया। सीमांचल की बात हो रही है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, 40 अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात हो और रही है, यहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे बात कीजिए। 4300 की जनसंख्या पे एक डॉक्टर उपलब्ध है, और WHO के मानक के अनुसार 1000 जनसंख्या पे एक डॉक्टर चाहिए। तो क्या 15 सरकारें 9 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं? आप अपने डिपार्टमेंट का नहीं बताएंगे, जो जनसंख्या है, अपने डिपार्टमेंट नहीं बताएंगे आप। हाँ ठीक है, अफजल साहब का सवाल जो मैंने करना था कर दिया है। अफजल साहब, इसका ये सवाल किससे पूछे मुझे आप बता दीजिए। उर्दू का अगर 40 से कम स्टूडेंट नहीं होगा स्कूल में तो उर्दू का टीचर नहीं दिया जाएगा, यह सवाल किससे पूछा जाए बताइए। चलिए मैं दूसरे से पूछता हूं। सवाल देखिए, एक तो हमारे यहाँ जब मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, मैं सबसे बड़े कि हम लोगों में भी, अपने कौम में भी बच्चों को उर्दू पढ़ाने को प्रेरित करना चाहिए। मैं भी मदरसा में पढ़ा हूं। तो क्या आपको लगता है कि अब टीचर की कैद जो हटा दी गई है तो आप लोग प्रेरित होंगे? क्या आप प्रेरित होंगे? नहीं, क्या आप प्रेरित होंगे? नहीं, हम ये जिम्मेदारी बोले कि नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें भी कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को अपनी तालीम दी जाए। जो कौम अपनी जुबान भूल जाती है वो मर जाती है। और क्या लीडरों पर फर्ज नहीं बनता है कि जिनके वोटों को सियासत करते हैं उनके हक की वो तलफी कर रहे हैं? हमने तो तालीमी मरकज बनाया, हमने बच्चों पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप उर्दू के बारे में बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। ये आपके नीतीश कुमार लीडर जो है वो कहते रहे हैं कि लोग कहते हैं कि स्टूडेंट होंगे तो टीचर होगा, और मैं कहता हूं कि टीचर होगा तो स्टूडेंट आएंगे। पलट क्यों गई बात? मैं अब सीधे आता हूं अजय उपाध्याय, आपके पास में आ रहा हूं। कांग्रेस को भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड है खास तबके का वोट, भले उसको हम सीट दें या ना दें, उसे नुमाइंदगी दें या ना दें, उसकी आबादी के हिसाब से उसको सियासत में हिस्सेदारी दें या ना दें। कांग्रेस क्यों ऐसा सोचती है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात है आजम साहब, कांग्रेस पार्टी सदैव सभी समाज के लोगों को लेकर चलने का प्रयास करती रही है, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर और आज तक। जहां तक बात अक़लियत की है, अक़लियत के हक और हुकूक की लड़ाई यदि कोई सर्वाधिक ईमानदारी से लड़ता है और उन्हें भारत की मुख्य धारा में रखने का सदैव प्रयास किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। उस पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने पता है कैसे कैसे प्रहार किए हैं और कितनी सामाजिक समरसता को तोड़ने का प्रयास किया है। फिर भी कांग्रेस पार्टी लगातार, चूंकि कांग्रेस पार्टी अक़लियत को समाज का कोई अलग वर्ग नहीं, धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पे बांटने का कोई ऐसा एक टूल्स नहीं मानती है। इसलिए अक़लियत हो या बहुसंख्यक समाज के लोग हों, कहीं ना कहीं उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। आदिवासियों की बड़ी बड़ी पार्टियों का यही कहना रहता है जो उपाध्याय साहब, एक बड़ी पार्टी उसका कहना रहता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर पूछिए कि टिकट कितना दिया, इसमें सबका साथ हुआ कि नहीं हुआ, तो वो जवाब नहीं दे पाते। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी भारत की सबसे अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी अभी है, तो क्या आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप कितना फीसद, आप कितना % सीट दे रहे हैं वहां अक़लियतों को? एकदम आजम साहब, आप सीट उठाइए, जो भी लिस्ट हमारे पास है, जितना अभी तक हम लोगों ने डिक्लेयर किया, अभी कुछ सीट डिक्लेयर होना बाकी है जी। हमने 2-3 फैक्टर हैं, एक तो अक़लियत समाज की हिस्सेदारी भी, विनिबिलिटी फैक्टर भी, और सामाजिक समरसता राजनीतिक दृष्टिकोण से जो आ सकता है उसको भी ध्यान में रखकर हम लोगों ने टिकट में भी भागीदारी दी है। और राजनीतिक अंदर में हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पार्टी के अंदर का जो स्पेस है, हम उसमें भी निरंतर उनको स्पेस देने का काम करते हैं। जहां तक बात है जाति और धर्म के नाम पे हम राजनीति नहीं, ईमानदार व्यक्तित्व जो यदि कोई है उस अक़लियत समाज से, तो उसको लाने का प्रयास करते हैं। न मंदिर के नाम पे, न मस्जिद के नाम पे, न हिंदू के नाम पे, न मुसलमान के नाम पे। हमारी राजनीति देश के नाम पे होती है। दुर्भाग्य से भाजपा के लोग जो सांप्रदायिक बंटवारा करना चाहते हैं और आज जो
अब अब्बास साहब बोल रहे हैं, अब्बास साहब जेडीयू में जरूर हैं जी, लेकिन जब महागठबंधन में होते हैं तो इनकी जुबान अलग होती है और जब भाजपा के साथ होते हैं तो इनकी जुबान अलग होती है। इनसे पूछिए, अकलियत की यदि सच्चाई की बात है, ईमानदारी से उनको अधिकार देने की बात है, तो आज तक इन लोगों ने क्या किया है। बिहार प्रदेश में जब ओवरऑल ही विकास का पैमाना इतना गिरा हुआ है, बेरोजगारी की दर 45% से ऊपर है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, मनरेगा में भी नौकरी नहीं है, प्रवासी मजदूरों का भी कोई कल्याण नहीं हुआ, स्किल इंडिया चौपट है, तो जब सभी को के साथ एक ही व्यवहार है तो अकलियत के साथ स्वतः उनके भी अधिकारों का क्षरण और हनन हो रहा है। अफजल अब्बास साहब, आपको जवाब देना है। सवाल पूछा है अजय उपाध्याय ने, कांग्रेस तर्जुमान ने। मैं जवाब दूं। कांग्रेस की गवर्नमेंट 2005 तक बिहार में 2005 तक थी किसके साथ? आरजेडी के साथ। आरजेडी के साथ 2005 से 2000 तक झारखंड जब तक नहीं बटा था उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं। सिर्फ 95,000 सरकारी नौकरियां दी गई। झारखंड बंटवारे के बाद बिहार में कोई कल कारखाना बचा हुआ नहीं था। उसके बावजूद भी लगभग 6,08,000 समथिंग के आसपास में हमने 10 साल के अंदर में नौकरियां दी हैं। हम जितना है उससे ज्यादा। आपने क्या दिया 15 साल में? आप बताइए। हम ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूं आपको, झारखंड था उस वक्त तब की मैं बात कर रहा हूं, और झारखंड बढ़ गया। उसके बाद में 6 लाख के आसपास सरकारी नौकरियां मिली बिहार के नौजवानों को। हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कोशिश की कि बिहार को विशेष। मैं एक बार फिर से रुक करूंगा। डॉक्टर अमित कुमार का तर्जुमान RLSP और डॉक्टर अमित, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM के साथ आपका इत्तेहाद है, आपके साथ BSP भी है, आपके साथ एक और है भारतीय समाज पार्टी, और भी एक दो पार्टी आपके साथ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके मुद्दे क्या हैं, क्यों बिहार के इस इंतखाब में आपको वहां की आवाम इस GDSF को, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट को वोट दे? क्या वजह है, किस वजह आपको वोट दे, क्यों दे? देखिए, जिन लोगों को सत्ता में आने का मौका मिला उनके कामों का आकलन ही हमारा चुनावी मुद्दा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, यही हमारा। हर मसले में जो नीति आयोग द्वारा जो सूचकांक जारी किए हैं उसमें जो 1990 में जहां खड़ा था बिहार, आज भी वही है, सबसे निचले पायदान पे है। तो क्या विकास। और देखिए, ये ट्रिकल डाउन ये विकास हुआ है। रोड कोई बिहार सरकार ने नहीं बनाया, लैटरल एजेंसीज ने बनाई है। 1990 में जितना रेशियो था रोड का अभी भी उतना ही है ना। जो अटल क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का जो ये रोड का जो प्रोजेक्ट चला उसके तहत बना, तो ऊपर में जो विकास हो रहा है उसी तरह सारे राज्यों में रोड बना। तो ये लोग रोड जो ये करते हैं, शिक्षा में आप देख लीजिए वही हाल है। अभी सारे भी सरकारी विभाग खाली पड़े हुए हैं। क्या कारण है कि सरकार भर्ती ही नहीं कर पाती है? मतलब 8 लाख 10 लाख है, सब जगह अंडर स्टाफ्ड सारे काम डॉक्टर अमित, क्या आपको भी लगता है कि अकलियतों के वोटों पर सब अपना हक तो समझते हैं, लेकिन उनके हक को पूरा करना ये भी शायद अपना हक समझते हैं कि नहीं, हम पूरा नहीं करेंगे उनका हक पूरा? देखिए, बिहार की जो अकलियत आवाम है वो बहुत परिपक्व है और इस बार वो निर्णय लेगी। उनके पिछली जो 15 साल और 15 साल जिन सरकारों को सत्ता में आने का मौका मिला उनके कामों का आकलन करके इस बार निर्णय लेगी। और पहले एक निरर्थक विकल्प था नोटा, हमने एक सार्थक विकल्प दिया है। और हमारे मुद्दे हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, और सबको में आमूलचूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और इस बार जरूर इनका ध्यान। डॉक्टर अजय, आपके पास फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कब तक अकलियतों को सियासी जमातें वोट बैंक मानती रहेंगी? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पार्टियां तो कम से कम, हम लोग जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लोगों को लेकर चलने की बात करते हैं, हम इसे कोई वोट की राजनीति के लिए नहीं देखते। एक समग्र विकास, जो भारत का विकास जिसमें निहित है, राष्ट्र का विकास जिससे होगा, यदि अकलियत का विकास नहीं होगा तो निश्चित तौर पे एक बड़ा वर्ग है इस देश में जो मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाएगा और कहीं ना कहीं अंततः
देश को ही हानि उठानी पड़ेगी। हमारा दृष्टिकोण और पर्सपेक्टिव यही है, हम उसको वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर बात करने के लिए। कहा यह जाता है कि बिहार की आवाम सियासी शऊर के मामले में बहुत आला दर्जे पर है। यह बहुत अहम होगा देखना कि इस बार के इंतखाब में बिहार की आवाम, बिहार की अकलियत अपना क्या फैसला देती है। बहुत शुक्रिया, आदाब।